ये कहानी है एक देश के जुनून की और एक ऐसे आदमी की जिसने उस जुनून को हकीकत में बदलने के लिए हर हद पार कर दी। चलिए समझते हैं कि कैसे पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर बना। मतलब ये सिर्फ एक हथियार बनाने की बात थी ही नहीं। ये बात थी राष्ट्रीय गौरव की, सुरक्षा की और अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर भारत के बराबर आकर खड़े होने की एक जिद थी। और इस पूरी कहानी के सेंटर में बस एक नाम है, अब्दुल कदीर खान, या कहें AQ खान। एक ऐसा इंसान जिसकी पहचान आज भी किसी के लिए हीरो तो किसी के लिए विलन की है। तो सवाल ये है कि ये AQ खान था कौन और आखिर ऐसी क्या वजह थी जो उसे इतने खतरनाक रास्ते पर ले गई। इस कहानी को समझने के लिए पहले इस शख्स को समझना होगा। ये शब्द जरा सोचिए, पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के थे। ये लाइनें साफ बताती हैं कि न्यूक्लियर हथियार हासिल करना पाकिस्तान के लिए क्या मायने रखता था। ये एक नेशनल ऑब्सेशन बन चुका था। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी पर जरूरी बात समझ लेते हैं। जब हम न्यूक्लियर बॉम्ब कहते हैं तो ये एक जनरल टर्म है। असल में ये मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक होता है एटम बम, जो न्यूक्लियर फिजन यानी विखंडन पर काम करता है। ये बहुत ताकतवर होता है। लेकिन दूसरा है हाइड्रोजन बम, जो फ्यूजन यानी संलयन पर काम करता है, और वो पहले वाले से 100 गुना ज्यादा, जी हाँ, 100 गुना ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो ये थे AQ खान। पैदा हुए 1936 में भारत के भोपाल में। बचपन से ही उनके अंदर एक सोच भर दी गई थी, एक इस्लामिक राष्ट्र का सपना और भारत के लिए एक तरह की कड़वाहट। तो महज 16 साल की उम्र में 1952 में वो पाकिस्तान चले गए और यहीं से उनका सफर शुरू हुआ, जो उन्हें सीधे नीदरलैंड्स की एक टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी तक ले गया। अब आते हैं कहानी के सबसे सनसनीखेज हिस्से पर, उस दुस्साहसी चोरी पर जिसने दुनिया का जियोपॉलिटिकल नक्शा ही हमेशा के लिए बदल डाला। इनका टारगेट था यूरेनको। अब ये कोई मामूली लैब नहीं थी, बल्कि UK, नीदरलैंड्स और जर्मनी का एक जॉइंट वेंचर था। आसान भाषा में कहें तो ये न्यूक्लियर बम बनाने की टेक्नोलॉजी का किला था और खान उसी किले के अंदर काम कर रहे थे। तो ये सब हुआ कैसे? देखिए, प्लान एकदम साफ था। पहला कदम, खान ने एक ट्रांसलेटर के तौर पर अपनी पोजीशन का फायदा उठाया और सबका भरोसा जीता। दूसरा, उन्हें सबसे एडवांस G1 और G2 सेंट्रीफ्यूज के ब्लूप्रिंट्स को जर्मन से डच में ट्रांसलेट करने का काम मिला। तीसरा, पूरे 16 दिनों तक उन पर कोई निगरानी नहीं थी। उन्होंने हर एक डिज़ाइन, हर एक ड्राइंग, हर छोटी बड़ी डिटेल की नकल कर ली। और चौथा, और शायद सबसे अहम, उन्होंने 100 से ज़्यादा सप्लायर्स की वो सीक्रेट लिस्ट भी चुरा ली जिनसे बम बनाने का सारा सामान मिलना था। इस एक लाइन से इस चोरी का असली मतलब समझ आता है। खान ने सिर्फ एक रेसिपी नहीं चुराई थी, उन्होंने तो पूरी की पूरी फैक्ट्री ही चुरा ली थी। सामान कहाँ से आएगा, कैसे बनेगा, सब कुछ। उन्होंने पाकिस्तान को बम बनाने का पूरा इंडस्ट्रियल ब्लूप्रिंट थमा दिया था। लेकिन देखिए, ये चोरी अकेले में नहीं हुई थी। उस वक्त दुनिया में जो कुछ चल रहा था, उसने खान को सफल होने का एक सुनहरा मौका दे दिया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 1974 में भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया और पाकिस्तान में जैसे हड़कंप मच गया। ठीक एक साल बाद 1975 में खान ने वो ब्लूप्रिंट्स चुरा लिए। और फिर आया 1979 का टर्निंग पॉइंट। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। बस इसी एक घटना ने पाकिस्तान को अमेरिका का सबसे जरूरी दोस्त बना दिया और खान की हरकतों पर पर्दा डाल दिया गया। तो सबसे बड़ा सवाल, CIA ने उसे जाने कैसे दिया? इसका जवाब छिपा है कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स में। अमेरिका को सोवियत संघ के खिलाफ पाकिस्तान की सख्त जरूरत थी। उन्होंने शायद सोचा, खान एक छोटा मोटा साइंटिस्ट है, कुछ कागज चुराकर आखिर कर भी क्या लेगा। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी, जिसका एहसास उन्हें बहुत बाद में हुआ। तो चोरी तो हो गई, अब देखते हैं कि इन कागजों से एक असली काम करने वाला हथियार बना कैसे। दिसंबर 1975 में खान वापस पाकिस्तान पहुंचे। आते ही उन्हें प्रोजेक्ट 706 का हेड बना दिया गया। ये पाकिस्तान का टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोग्राम था। अब खान के पास डिजाइन भी थे और उन्हें बनाने की पूरी पावर भी। और यकीन माने, सिर्फ कुछ ही सालों के मेहनत के बाद 1984 आते आते पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु बम तैयार कर लिया था। लेकिन इस राज को उन्होंने दुनिया से एक दशक से भी ज्यादा वक्त तक छिपा कर रखा। और फिर आया साल 1998, मई का महीना। भारत ने ऑपरेशन शक्ति के नाम से अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया। बस यही वो पल था
जब पाकिस्तान को सामने आना पड़ा। कुछ ही हफ्तों के अंदर पाकिस्तान ने चगाई में एक के बाद एक कई टेस्ट किए और दुनिया को ऐलान कर दिया कि वो भी अब एक न्यूक्लियर पावर हैं। लेकिन खान की कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि इसका सबसे खतरनाक चैप्टर तो अब शुरू होने वाला था। खान सिर्फ एक नेशनल हीरो बनकर नहीं रह गए, उन्होंने जो टेक्नोलॉजी चुराई थी उसे एक ग्लोबल ब्लैक मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। और खरीदार कौन थे? नॉर्थ कोरिया, ईरान और लीबिया जैसे देश। उन्होंने दुनिया को पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बना दिया था। और यही खान की असल पहचान है, दो चेहरों वाली। एक तरफ पाकिस्तान में वो एक हीरो थे, उनकी तस्वीरें ट्रकों पर, दुकानों पर होती थीं, लेकिन दुनिया के लिए वो एक न्यूक्लियर स्मगलर बन चुके थे, जिसने परमाणु अप्रसार के सारे नियम तोड़ दिए थे। आज की तारीख में न्यूक्लियर ताकत का नज़ारा कुछ ऐसा है। पाकिस्तान और भारत के पास लगभग बराबर हथियार हैं, लेकिन असली ताकत तो आज भी रूस और अमेरिका के पास है, जिनके पास दुनिया के 90% से भी ज़्यादा हथियार हैं। AQ खान की कहानी हमें ये दिखाती है कि कैसे एक इंसान का जुनून और एक चोरी दुनिया की सुरक्षा की पूरी तस्वीर बदल सकती है। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि आज की इस कनेक्टेड दुनिया में जहां कोई राज नहीं रह सकता, आखिर सुरक्षित है क्या?